हेलो प्यारे बच्चों, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग खुश होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। अब आप लोग जो है कक्षा 7 की गणित देखेंगे। तो इसमें कक्षा 7 की विषय सूची में जो अध्याय दिए गए हैं उसको हम पहले बता देते हैं। पहला अध्याय जो है पूर्णांक है, दूसरा अध्याय भिन्न और दशमलव, तीसरा अध्याय जो है आंकड़ों का प्रबंधन है। अब इसके बाद जो है आगे के अध्यायों को आप लोग देखेंगे। अब जो है इसके बाद अध्याय नंबर 5 रेखा एवं कोण, अध्याय नंबर 6 जो है त्रिभुज और उनके गुण, अध्याय 7 है राशियों का तुलना, अध्याय 8 है परिमेय संख्याएं, अध्याय 9 है परिमाप और क्षेत्रफल। अब इसके बाद आगे के अध्यायों के बारे में भी बता देते हैं। तो आप देखेंगे अध्याय नंबर 10 बीजीय व्यंजक है, अध्याय नंबर 11 घातांक और घात है, अध्याय नंबर 12 सममिति है और अध्याय नंबर 13 ठोस आकारों का चित्रण है। तो आपने यहाँ पर चित्रण जो है स्पष्ट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए हम थोड़ा लिख देते हैं चित्रण। चित्रण तो अध्याय 13 ठोस आकारों का चित्रण। अब इसके बाद जो है हम अध्याय प्रश्नावली 1.1 को हल करेंगे और प्रश्नावली 1.1 को हल करने के साथ साथ नियमों को भी उसी प्रश्न के साथ ही बताते जाएंगे। तो अब आप लोग देखिएगा। तो अब आप देखेंगे प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न, ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका, यह प्रश्न है। किताब में तो प्रश्न लिखा नहीं रहता है आगे, लेकिन हम यहाँ लिख के आपको बता दे रहे हैं। यह क्या है? प्रश्न। प्रश्न प्रश्न एक, प्रश्न एक है, आप लोग देखेंगे। और इसमें कह रहा है अब हल में बताएंगे आपको। हल, प्रश्न का हल बताएंगे आपको। उत्तर कह लीजिए या कह लीजिए हल। हल में आपको पहला पार्ट हल करते हैं। तो ए पार्ट में क्या कह रहा है? इस ए पार्ट में कह रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। कैसे कह रहा है? ऐसा ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए लिखिए
जिसका 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 योग -7 है। तो ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है आपको जिसका योग -7 है। तो देखिए इसको हम कई तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो तरीका किसी ने बता दिया उसी तरीके से ही आपको लिखना है। इसमें आपको ऐसा पूर्णांक के बारे में पहले आपको हम बता देते हैं। पूर्णांक किसको कहते हैं? पूर्णांक जो है संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हुए और पूर्णांकों के बारे में भी बताते हुए आपको स्पष्ट करेंगे। तो देखिए एक सीधी रेखा लीजिए, इस पर पटरी की सहायता से समान दूरियों पर चिन्हित करिए। जैसे मान लिया हमने स्केल ले लिया यहाँ से, चलिए यहाँ से ले लेते हैं स्केल। तो स्केल लिया हमने तो इसको हम इस पर रखते हैं, इसको भी मिटा दे रहे हैं। आपका स्केल से ही हम निशान को खींच देते हैं। तो स्केल की सहायता से अगर निशान को खींचते हैं तो इस तरह से मान लिया हमने लाइन को खींच दिया और इसमें समान दूरियों पर निशान है। जैसे मान लिया 1-1 इंच की दूरी पर हमने निशान लगा दिया। यहाँ 1 इंच की दूरी पर ये निशान हुआ। एक इंच की दूरी पर यहाँ निशान, यहाँ निशान, और फिर यहाँ निशान, फिर यहाँ निशान, यहाँ निशान, यहाँ पर निशान, यहाँ पर निशान और यहाँ पर निशान, फिर यहाँ और यहाँ। इस तरह से हम 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगा देते हैं। तो अब जो है इसको स्केल को हटा देते हैं। इंच पटरी की सहायता से आप 1-1 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। और इसको थोड़ा दूर तक ले जा रहे हैं। तो इसमें देखते हैं यह 1-1 इंच की दूरी पर ये निशान मतलब समान दूरियों पर, तो बीच में इसके शून्य मान लेते हैं और इसके आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4 इस तरह से अनंत तक चले जाएंगे। इनफाइनाइट अर्थात अनंत का ये चिन्ह है। इसको इंग्लिश में इनफाइनाइट कहते हैं और हिंदी में अनंत। अब जो है इधर साइड में बढ़ेंगे तो -1, -2, -3, -4 इस तरह से इधर की साइड में जो है ऋणात्मक दूरियां माइनस इनफाइनाइट ऋणात्मक दूरियां इस साइड में बढ़ेंगे। तो यह सभी पूर्णांक हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5 अनंत तक और -1, -2, -3, -4 अनंत तक। ये सभी क्या है? पूर्णांक है। ये धनात्मक पूर्णांक है और इधर ये ऋणात्मक पूर्णांक है और यह 0 है। तो कुल मिला करके जो है सभी के सभी अंक जो है क्या है? पूर्णांक है। तो हमें यहाँ कहा जा रहा ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका योग -7 है। तो पूर्णांकों का ऐसा युग्म मतलब ऐसा जोड़ा बनाइए, ऐसे ऐसे पूर्णांकों को लीजिए जिसको जोड़ने से, योग मतलब जोड़ना, जोड़ने से -7 आ जाए। तो अब आप देखेंगे कैसे जोड़ेंगे पूर्णांकों को। पूर्णांक के बारे में तो आपने समझ लिया। अब पूर्णांकों को कैसे जोड़ करके हमें -7 लाना है इसको आपको देखना है।
तो देखिए -7 लाने के लिए अगर हम ऋण ऋण पूर्णांकों को ही जोड़ देते हैं तो भी -7 का मान आ सकता है। जैसे मान लिया हमने जोड़ा किसको, -1 और प्लस -6 को जोड़ दिया, तो यह क्या प्राप्त हो गया। यहाँ पर आप देखेंगे -1 और प्लस -6, मतलब -1 और -6 को जोड़ा जा रहा है। देखिए जब ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है तो उसके पहले माइनस चिन्ह लिखा जाता है, और जब धनात्मक संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उसके पहले कोई चिन्ह नहीं लिखा जाता है। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्या को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो उसके पहले कोष्ठ लगाया जाता है। तो अब यह सबसे छोटा कोष्ठ लगाया जाता है, सबसे छोटा कोष्ठ लगा हुआ है। तो अब हम इस कोष्ठ के अंदर इस धन का, यहाँ धन है तो धन का गुणा इसमें करते हैं, और अगर ऋण है तो ऋण का गुणा इसके अंदर करते हैं। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, इसलिए अब हम यहाँ ऋण के चिन्ह से गुणा करने जा रहे हैं। तो धन और ऋण का गुणा ऋण होता है, तो इसलिए यहाँ पर हो जाएगा ऋण 6 और यह ऋण 1 अर्थात -1 और -6। तो -1 और -6 दोनों एक चिन्ह वाली संख्या है, तो इन दोनों को जोड़ के जो चिन्ह इनका है वही लिख देते हैं। जैसे -1 और -6, तो 1 और 6 को जोड़े तो 7 हो गया, और चिन्ह क्या है, ऋण चिन्ह है, इसलिए इसके सामने हम जो है लिख देते हैं -7। अब यहाँ थोड़ा सा हम आपको चिन्हों को जोड़ घटाने के बारे में बता देते हैं। जैसे अगर धन का गुणन धन में करते हैं तो यह जो है धन ही आएगा, और थोड़ा सा यहाँ मिटिक जा रहा है। तो धन का गुणा धन में अगर करते हैं तो यह धन ही आएगा। ऋण और धन और ऋण का गुणा अगर करते हैं तो यह ऋण आएगा, और ऋण और धन का गुणा करते हैं तो यह भी ऋण आएगा, और अगर दोनों ऋण है और उसका गुणा करते हैं तो यह धन आएगा। मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि धन धन का गुणा धन आएगा और ऋण ऋण का गुणा धन आएगा। मतलब अगर समान चिन्हों का गुणा होता है तो धन आता है, और विपरीत चिन्हों का अगर गुणा होता है तो ऋण आता है। यहाँ धन का ऋण में गुणा हुआ तो ऋण आ रहा है, ऋण का धन में गुणा हुआ तो ऋण आ रहा है। मतलब समान चिन्हों का गुणा होगा तो धन आएगा, और विपरीत चिन्हों का गुणा होगा तो ऋण आएगा। तो इस तरह से इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे। तो अब आपने देखा कि -6 और प्लस -1 प्लस -6 को जोड़ने पर किस तरह से -7 आ जाता है। इसी तरह से हम कोई दो ऋणात्मक संख्या, ऐसी संख्या ले सकते हैं जिनको जोड़ने पर -7 आ जाए। तो अब देखिए 1 6 जोड़ने पर 7 आएगा, तो दोनों ऋण चिन्ह ले लीजिए, -7 हो जाएगा। मान लेते हैं -5 और प्लस -2, 5 और 2 जोड़ने पर 7 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं कितना, -5, और इसके बाद देखिए प्लस और माइनस का गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा माइनस होता है। तो अब यहाँ पर आ जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस, अर्थात -2 हो गया। अब देखिए दोनों ऋणात्मक संख्या है, इसलिए दोनों जब जोड़ लिया जाएगा तो ऋण चिन्ह लिखा जाएगा। तो 5 और 2 जोड़ने पर 7 हो रहा है,
तो अब हम क्या लिखेंगे, -7, दोनों जोड़ने पर 5 और 2 जोड़ने पर 7 आ रहा है, और दोनों ऋण चिन्ह के साथ हैं, इसलिए सामने ऋण चिन्ह होगा। अगर एक जैसे चिन्ह वाली संख्याओं को जोड़ा जाता है तो जो चिन्ह उनके सामने होता है वही चिन्ह लिख दिया जाता है। अगर दो धनात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो धन चिन्ह नहीं लिखा जाता, क्योंकि धन चिन्ह, अगर कोई चिन्ह नहीं है तो मान लिया जाता है धन चिन्ह है। इसलिए दो संख्याओं को अगर डायरेक्टली जोड़ा जा रहा है, कोई चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब वो धन ही धनात्मक है ही, जोड़ने पर डायरेक्ट बिना चिन्ह के लिख दिया जाता है। लेकिन अगर ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है तो उनके सामने ऋण चिन्ह लिखा जाता है। तो अब आप देखेंगे, इस तरह से हम कोई ऐसी दो ऋणात्मक संख्याएं ले सकते हैं जिनको जोड़ने पर 7 आवे, तो वह जो है ऐसा पूर्णांक होगा जिसका योग -7 प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं। जैसे मान लिया 4 और 3 को जोड़ने पर 7 आता है, तो 4 -4 और -3 को जोड़ दीजिए, -7 आ जाएगा। अब देखिए कुछ और भी पूर्णांक हो सकते हैं, क्योंकि पूर्णांक, ध्यान रखिएगा, पूर्णांक में धन पूर्णांक भी हो सकता है, ऋण पूर्णांक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो अब यहां पर देखते हैं कि अगर कोई धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या के साथ जोड़ दिया जा रहा है तो भी जो है -7 आने वाले कंडीशन बन सकते हैं। खैर वो चीजें जटिलता में आप चले जाएंगे, ये सिंपल जगहों पर है, लेकिन उसको भी हम बता देते हैं कि किस तरह से हो सकता है। जैसे मान लिया आपने लिखा -9 और -9 +2 बराबर, तो देखिए -9 ऋणात्मक है और 2 धनात्मक है, तो इसका मतलब जो बड़ी संख्या होगी उसमें से छोटी संख्या घट जाती है। जोड़ का चिन्ह लगा है, ये तो सही बात है, लेकिन अब ये बड़ा है तो अब यह इसमें से घटेगा, जब विपरीत चिन्ह रहेगा तभी। तो अब यह इसमें से जब घटा तो क्या हुआ, अगर ऋणात्मक ज्यादा है तो ऋण वाले में धन 2 जुड़ेगा नहीं, 2 उसमें से घट जाएगा, तो इसका मतलब इसमें से कम हो गया 2, क्योंकि धनात्मक है ना, धन चिन्ह के नाते जो है इसमें से 2 जो है कम हो जाएगा। तो जब कम होगा, विपरीत चिन्ह जब रहेंगे तो घटाया जाएगा इसमें से, तो 2 इसमें से घटाएंगे तो 7 आएगा। अब 9 में से 2 घटाए 7 आ गया, लेकिन अब चिन्ह क्या लिखना है, तो चिन्ह वह लिखना है जो बड़ी संख्या का चिन्ह है। तो बड़ी संख्या 9 है, इसका चिन्ह ऋण है, तो अब हम यहाँ ऋण लिखेंगे। अब इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि एक संख्या हमने धनात्मक लिया और दूसरी संख्या हमने ऋणात्मक लिया, और तब भी दोनों को जोड़ने के बाद -7 आ जा रहा है। ऐसी ऐसी संख्याएं ले रहे हैं, जैसे देखिए ले रहे हैं, मान लेते हैं यहां पर हमने ले लिया 3 ले लिया, और 3 में हम जोड़ रहे हैं 10 को जोड़ रहे हैं, -10 को जो है 3 में जोड़ रहे हैं। तो अब देखिए 3 में -10 को जोड़ रहे हैं, तो अब यह जो है, पहले इसको हम हल करते हैं कोष्ठ के बाहर चिन्ह का गुणा करके। तो यहाँ सबसे पहले 3 है और उसके बाद इसके पीछे यह क्या है, धन और ऋण का गुणा हो रहा है, तो धन ऋण का गुणा अर्थात विपरीत चिन्ह का गुणा ऋण हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा ऋण।
अब ऋण 10, तब यहां पर लिखा जाएगा ऋण 10। अब ऋण 10 लिखा गया, तो अब इसमें -10 में से ऋणात्मक ज्यादा है, इसलिए धनात्मक उसमें से कम होगा। तो 10 में से 3 घटेगा तो 7 आएगा। अब बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है, इसलिए इसके आगे ऋण चिन्ह लगेगा, ऋण 7 लिखा जाएगा। तो अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि ऐसा पूर्णांक कौन कौन सा लिया जाए जिसको योग मतलब जोड़ने पर -7 प्राप्त हो। तो ऐसा नहीं है कि कहीं आपको बता दिया गया हो कि -1 + -6 बराबर -7, ये न बताया गया हो, ये न बताया गया हो, ये न बताया गया हो, तो आपका यह सभी उत्तर सही है। आप इसमें से कोई भी उत्तर आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने 4 तरह से आपके इस उत्तर को बता दिया है कि ताकि आपके अंदर किसी प्रकार का भ्रम न हो, क्योंकि हमें ऐसा पूर्णांक लिखना है, जोड़ना है, चाहे धन ऋण हो, चाहे ऋण धन वाला पूर्णांक हो, चाहे दोनों ऋण वाला पूर्णांक हो, कि उसको जोड़ने पर -7 प्राप्त हो जाए तो हमारा यह प्रश्न पूर्ण हो जाता है। अब इसके बाद बी पार्ट आप लोग देखेंगे। बी पार्ट में कहा जा रहा ऐसा पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर -10 है। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, अंतर -10 है। तो ऐसा दो पूर्णांक लिखना है जिसका अंतर -10 है, मतलब दोनों को आपस में घटाने पर -10 आ रहा है। तो अब देखिए कौन सा पूर्णांक कौन कौन सा हो सकता है, किस तरह से उसको लिया जाएगा, इसको आप देखेंगे। ऐसा पूर्णांक युग्म मतलब ऋण ऋण भी हो सकता है, धन धन भी हो सकता है, धन ऋण भी हो सकता है, ऋण धन भी हो सकता है। तो 4 तरीके से आपको बता दे रहे हैं। जैसे -10 लाना है यहाँ अंतर अर्थात घटाने पर, तो पूर्णांक अगर हम ले लेते हैं, चलिए ले लेते हैं -12, -12। अब -12 में से -2 को घटाते हैं, -12 में से -2 को घटाते हैं। तो अब देखिए माइनस माइनस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि -12 और यह माइनस माइनस का गुणा प्लस हुआ, और उसके बाद तब इसको लिखते हैं +2। अब -12 में से +2 को घटाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक ज्यादा है, धनात्मक को इसमें से घटाना है। तो -12 में से अर्थात 12 में से 2 को जब कम करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो यह आया 10, लेकिन ऋणात्मक चिन्ह ज्यादा है जिस संख्या में से घटा रहे हैं, उसका चिन्ह लिखा जाएगा ना। तो ऋणात्मक चिन्ह ज्यादा है बड़ी संख्या का, तो इसलिए हम यहाँ ऋण चिन्ह लिखेंगे। तो अब हम ऐसा पूर्णांक का अंतर लिए जिसको हल करने से -10 प्राप्त होता है। अब देखिए यहाँ पर दोनों पूर्णांक ऋण के रूप में थे। अब फिर जो है
अगर एक ऋणात्मक है और दूसरा जो घटा रहे हैं वह भी ऋणात्मक है, और तब जो है -10 लाना है, तो अब देखिए मान लेते हैं -6 है और इसमें से घटा रहे हैं किसको, 4 को घटा रहे हैं, 4 को घटा रहे हैं -6 में से। तो अब देखिए दोनों संख्याएं ऋणात्मक हैं, इसका मतलब जुड़ करके ऋण चिन्ह लिख दिया जाएगा। तो 6 और 4 को जोड़ने पर 10 प्राप्त होगा, और दोनों का चिन्ह ऋण है इसलिए सीधे ऋण लिख दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए इसमें दोनों ऋणात्मक संख्याओं का अंतर लिया गया था, अरे हाँ, और इसमें एक ऋण संख्या और एक धनात्मक संख्या का अंतर लिया गया है, तो भी -10 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए दूसरा धनात्मक और पहला भी धनात्मक है, तब भी अंतर -10 कैसे आ रहा है। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 2, अरे 3 है, चलिए पहली संख्या धनात्मक हो गई 3 और दूसरी संख्या जो है -13 है। तो अब देखिए ऋणात्मक संख्या ज्यादा है, धनात्मक उसमें से घट जाएगा, तो 10 हुआ, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण है इसलिए -10 हो जाएगा। तो इस स्थिति में भी दो संख्याओं का, दो पूर्णांकों का अंतर -10 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से आप इन तीनों उत्तरों में से कोई भी उत्तर परीक्षा में लिख सकते हैं, और यहाँ जानकारी के लिए सबको लिखेंगे। तो अब आपने यह समझ लिया होगा। अब जो है निकालना है सी पार्ट को, हल करना है कि जिसका योग 0 हो। तो इसको देखिए कैसे हल करते हैं। योग 0, योग 0, तो इसमें कहा जा रहा है कि ऐसा पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका योग 0 हो जाए, जिसको जोड़ने पर 0 हो जाए। तो अब देखिए 0 लाने के लिए तो एक ही कंडीशन होगा, नहीं इसमें भी कई कंडीशन हो सकते हैं। जैसे इसमें करना क्या है कि एक संख्या धनात्मक और एक संख्या ऋणात्मक होने पर ही यह दोनों जोड़ने पर 0 होंगे। संख्या समान होगी, चिन्ह विपरीत लेकर के अगर जोड़ा जाएगा तो सभी प्रकार की संख्याएं जो है जोड़ने पर 0 हो जाएंगे। जैसे यहाँ लिखा जाए -3 में जोड़ा जा रहा है 3 को, तो एक धनात्मक एक ऋणात्मक, तो जितना धन है उतना ऋण, तो इसका मतलब ऋण 3 को 3 में से घटाइए तो क्या होगा, 0 हो जाएगा ना। तो इसका मतलब यह हो गया 0। अब जैसे मान लिया 5 है, इसमें जोड़ा जा रहा है -5 को। अब देखिए एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है, समान पद है और चिन्ह सिर्फ विपरीत है। ये धनात्मक 5 है, ये ऋणात्मक 5 है, इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि यह 5 है और यह धन और ऋण का गुणा हो रहा है तो ऋण हो जाएगा, तो यहाँ ऋण चिन्ह आ गया। अब इसके बाद यह 5 ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। अब इसके बाद यह 5 लिख दिया जाएगा, धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 5 हो गया। अब जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक है, घटाइए तो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। तो एक धनात्मक दूसरा ऋणात्मक जोड़ा गया, यहाँ एक ऋणात्मक दूसरा धनात्मक जोड़ा गया। तो मतलब इस तरह से दोनों संख्याएं समान ली जाएं
और चिन्ह विपरीत लिया जाए तो उनको जोड़ने पर उनका मान जो है शून्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से तीसरा तो सिंपल ही था, आप इसको समझ गए होंगे। अब जो है हम प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 पर आप लोग आइएगा। तो यहां देखते हैं प्रश्न नंबर 2 के लिए। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 को आप लोग देखिएगा, जिसमें कहा जा रहा है कि ए पार्ट में एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। तो क्या कहा जा रहा है, ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 है। ऐसी दो ऋणात्मक संख्याएं लिखिए जिसका अंतर जो है मतलब घटाने पर 8 प्राप्त हो जाए। तो आप यहां पर देखिएगा ए पार्ट हल में। तो यहाँ पर ए में क्या कहा जा रहा है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए, मतलब दोनों संख्याएं ऋणात्मक और उनको घटाने पर आपस में घटाने पर 8 प्राप्त हो जाए। तो अब मान लेते हैं कि ऋण 10 में से घटाया जा रहा है ऋण 2 को। ऋण 10 में से ऋण 2 को घटाया जा रहा है। तो अब आप जानते हैं ऋण ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो आगे वाली संख्या तो ऐसे ही लिखा जाएगी -10, और ये ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन हो जाएगा, तो धन 2 तो +2 हो गया। अब धनात्मक संख्या कम है इसलिए ऋणात्मक में से घटा दिया जाएगा। तो 2 जब -10 में से घटाया जाएगा तो कितना आएगा, -8। अरे अंतर 8 प्राप्त हो। अच्छा रुक जाइए, इसमें गलत हो रहा है, सॉरी। इसके लिए रुक जाइए, प्लस में 8 आना चाहिए। चलिए इसमें प्लस में 8 आना चाहिए, इसलिए हम ऐसी ऋणात्मक संख्याएं लेंगे जिसको जोड़ने पर क्या आवे, प्लस में 8 आवे, क्योंकि कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब धनात्मक आना चाहिए। तो एक अगर हम लेते हैं दो, अरे दोनों ऋणात्मक लेना है, तो इसलिए अगर हम एक लेते हैं ऋण, हाँ ऋण 10 लेते हैं, लेकिन ऋण 10 लेंगे तो धन चिन्ह से नहीं आएगा। हाँ ऋण 2 ले लेते हैं। ऋण 2 में जो है हम घटाते हैं ऋण 10 को, ऋण 10
अर्थात -2 में से -10 को घटाते, तो जब यह -10 घटाएंगे तो ऋण ऋण का गुणा होगा धन हो जाएगा। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ -2 और ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन हो गया, तो ये हो जाएगा धन 10। अब ऋण 2 को 10 में से घटा देंगे तो कितना बच रहा है? धनात्मक में से ऋणात्मक घट रहा है ना, तो ये तो सिंपल है, धन में से ऋण घटता ही है। तो 2 को 10 में से घटा दिया गया तो 8 प्राप्त हो गया। तो अब यहाँ पर कहा गया है ऋणात्मक पूर्णांक, मतलब दोनों ऋणात्मक संख्याएं हों और उनका अंतर मतलब घटाया जाए। एक ऋणात्मक संख्या में से दूसरी ऋणात्मक संख्या को घटाया जाए, तो घटाने पर 8 प्राप्त हो, तो यहाँ पर आपका 8 प्राप्त हो गया। ऐसे और भी संख्याएं ली जा सकती हैं कि जिनको ऐसी दो ऋणात्मक संख्याएं और भी ली जा सकती हैं जिसको आपस में घटाने पर 8 प्राप्त होगा। तो इसके लिए हमेशा क्या करना है, आगे वाली संख्या छोटी और पीछे वाली संख्या बड़ी, मतलब दोनों का अंतर यहां से आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो है छोटी संख्या इसमें से घटाने पर ये 8 प्राप्त हो जाए, ऐसी ऋणात्मक संख्याएं लीजिएगा। तो जैसे मान लिया 2 को 10 में से घटाएं तो 8 आ जाएगा, तो इसका मतलब दोनों संख्याएं ऋणात्मक ली जाएंगी। अब इसी तरह से अगर और भी है, जैसे मान लिया आपका है 5 और इसको लिखा जाए 15, तो अब दोनों ऋणात्मक संख्याएं अगर हों तो 5 इसमें से घटाएंगे 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये है ऐसी, अब ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक अगर ली जा रही है तो इस संख्या में से इसको घटाने पर, घटाने का मतलब यह है कि इसके सामने ऋण चिन्ह लगेगा, तो अब इसको इसमें से जब घटाया जा रहा है तो इसका मान 8, अरे 8 नहीं प्राप्त होगा, 5 13, इसको जो है आपको 13 लेना पड़ेगा। क्योंकि 13 में से 5 जाएगा 8 बचेगा, 8 5 13, तो इसका मतलब यह है कि अब ऋण ऋण का गुणा होगा तो यहाँ धन हो जाएगा, तो आगे वाली संख्या -5 है और पीछे वाला ऋण ऋण का गुणा हुआ तो धन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हो गया ऋण ऋण का गुणा धन हुआ तो धन 13, तो धन यहाँ 13 लिखा जाएगा। अब 13 में से 5 को घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, बराबर 8। तो अब आप क्या देख रहे हैं कि दो ऋणात्मक संख्याओं का अंतर ऋणात्मक पूर्णांक युग्म लिखिए जिसका अंतर 8 हो, तो दोनों ऋणात्मक संख्याओं का अंतर 8 प्राप्त हो रहा है। ऐसे बहुत सारी संख्याएं ले सकते हैं, जिस और ऐसी संख्याओं को लेना है जिसको आपस में घटाने पर 8 प्राप्त हो जाए, तो छोटी संख्या आगे ऋण के रूप में और बड़ी संख्या पीछे ऋण के रूप में लिख देंगे, तो दोनों का अंतर जो है 8 प्राप्त हो जाएगा। अब जैसे बहुत सारी संख्याएं हो सकती है, जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे मान लिया 18 में से 8, अरे जैसे 9 दूनी 18 होता है, 18 में से 9 को घटाने पर, नहीं 16 में से 8 को भी घटाने से 8 प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पर 8 पहली संख्या और 8 दूनी 16, इसका डबल ले लेंगे तो 16 में से 8 को घटाएंगे 8 प्राप्त हो जाएगा, तो इसको मान लिया हम 16 ले लेते हैं। तो अब 8 को 16 में से घटाएंगे
तो 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब -8 और -16 दोनों संख्याएं ले लें, और इस -16 को जब -8 में से घटाएंगे, अब इसको इसमें से घटा रहे हैं ना, तो अब कोष्ठ लगा देंगे और इसके सामने जो है ऋण चिन्ह लिखेंगे, क्योंकि घटा रहे हैं। तो अब जो है यह आगे वाली संख्या ऋणात्मक है -8, और पीछे वाले में ऋण ऋण का गुणा करते हैं तो धन हो जाएगा, तो इसलिए यह धन 16 हो गया। तो यह हुआ धन 16, अर्थात -8 + 16। अब जो है -8 को 16 में से घटाया जा रहा है, तो 16 में से घटा दिए -8 को, तो क्या बच रहा है? 8 बच रहा है। तो यहां लिखेंगे 8। तो यहां पर भी अंतर क्या हो गया? धन 8 प्राप्त हो गया। अब इसके बाद यहां पर देखिए बी पार्ट को हल करते हैं। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए ऐसा पूर्णांक लेना है कि एक ऋणात्मक हो दूसरा धनात्मक हो, और जिनका योग मतलब दोनों जोड़ने पर -5 प्राप्त हो जाए। तो अगर एक ऋणात्मक पूर्णांक मान लीजिए -10 ले लिए, और दूसरा धनात्मक पूर्णांक तो मान लीजिए 5 ले लिए, अब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो बीच में प्लस चिन्ह हो गया। अब दोनों को जोड़ा जा रहा है तो बीच में प्लस चिन्ह हो गया। अब यहाँ आप कहेंगे कोष्टक नहीं लगा, तो कोष्टक तब लगाया जाता है जब वह संख्या ऋणात्मक होती है, तो इसलिए हमें यहाँ कोष्टक लगाने की जरूरत नहीं है। तो अब देखा जा रहा है कि 5 को 10 में से घटाने से कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ बड़ी संख्या क्या है? -10, इसलिए बड़ी संख्या का चिन्ह लगाया जाएगा माइनस। तो यहाँ हो गया -5। अब इसके बाद इस तरह से कई संख्याएं ऐसी हो सकती हैं जिसमें पहला ऋणात्मक होना चाहिए, दूसरा धनात्मक होना चाहिए, दोनों को जोड़ने पर -5 प्राप्त हो। अब जैसे आप देख सकते हैं कि 15 -15 में हम जोड़ रहे हैं 10 को, तो अब देखिए 10 इसमें से घट गया तो कितना बच रहा है? 5 बच रहा है। अब यह ऋणात्मक ज्यादा है, यह बड़ी संख्या ऋणात्मक है, इसलिए ऋण चिन्ह इसके आगे लगेगा, तो -5 हो गया। इसी तरह से बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और ऐसा एग्जाम्पल्स हो जिसमें आगे की संख्या बड़ी हो और पीछे की संख्या छोटी हो, और दोनों का अंतर लेने पर अगर 5 आता है तो पहले को ऋणात्मक दूसरे को धनात्मक लिखेंगे, और दोनों को जोड़ेंगे अर्थात बीच का चिन्ह प्लस में लिखेंगे, तो उसका मान जो हल किया जाएगा वह -5 आएगा। तो हमने बताया कि दोनों संख्याएं ऐसी लेनी होगी जिसको बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाने पर 5 आएगा। तो चलिए हम लेते हैं, जैसे 20 है, 20 में से कितना घटाएं कि 5 आ जाए? तो 15 घटाने से 5 आएगा, तो इसलिए दूसरी संख्या हम लेंगे 15। अब जो है पहली संख्या ऋण चिन्ह के साथ
ऋणात्मक और दूसरी संख्या धनात्मक, तो वहां तो चिन्ह लिखा नहीं जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ा जा रहा है तो धनात्मक संख्या ऋणात्मक में से कम हो जाएगी। 15 घटेगा 20 में से, तो यहाँ पर आएगा -5। तो माइनस क्यों आएगा? क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह जो है ऋण है, तो इसलिए -5 होगा। अब आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो देखिए, जब दो ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ा जाता है, यहाँ ऐसा ऋणात्मक पूर्णांक, अगर दोनों ऋण संख्याओं को जोड़ा जाता है तो कोई भी दो संख्याएं ऐसी ले सकते हैं जिसको जोड़ने पर 8 आवे, तब दोनों को ऋण चिन्ह के साथ लिख करके जोड़ दीजिए, क्योंकि दोनों समान चिन्ह की संख्याओं को जोड़ना है। तो इसमें दोनों को जोड़ने पर वो संख्या प्राप्त हो। और अगर विपरीत चिन्ह होता है, जैसे एक ऋणात्मक एक धनात्मक, तो उनका अंतर लेने पर जो है वह संख्या आनी चाहिए। तो इस तरह से अब जैसे दोनों धन है तो दोनों को जोड़ने पर, दोनों ऋण है तो दोनों को जोड़ने पर वह संख्या प्राप्त हो। अब जैसे यहाँ कहा जा रहा है एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक, सेम इसी तरह से, तो इसका अंतर -3 हो। तो सेम जैसे इसको आपने हल किया बी पार्ट को, उसी तरह से आप सी पार्ट को भी हल कर सकते हैं। चलिए सी पार्ट को भी आपको बता देते हैं कि किस तरह से होगा। जब एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक होगा तो दोनों को अंतर, चाहे मान लिया पहला धनात्मक हो दूसरा ऋणात्मक हो, तब भी दोनों संख्याओं का अंतर है। तो अब जो है दूसरा सी पार्ट देखेंगे। एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर -3 है। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है, ऋणात्मक पूर्णांक लिखना है। मान लिया ऋणात्मक पूर्णांक हमारा जो है -5 है, ऋणात्मक पूर्णांक -5 है। और इसमें धनात्मक पूर्णांक का अंतर, तो इसका मतलब इस रूप में तो यह ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि कोई भी धनात्मक पूर्णांक इसमें से घटाया जाएगा तो इसका मान अधिक हो जाएगा। तो इसका मतलब -3 से इसका मान कुछ कम होना चाहिए। तो चलिए इसका मान हम जो है -2 ले लेते हैं। तो -2 जब लेंगे इसका मान, तो अब इसमें अगर +1 को घटाएंगे, अब एक धनात्मक संख्या है और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका अंतर, अब इसका अंतर लेना है इन दोनों का, इसका मतलब इसके बीच में माइनस चिन्ह आएगा। तो माइनस चिन्ह आएगा, तो अब देखिए यह भी ऋण चिन्ह के साथ है और ये भी ऋण चिन्ह के साथ है, क्योंकि पहला ऋणात्मक पूर्णांक और दूसरा जो है धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक पूर्णांक 1 है, लिखिए जिनका अंतर मतलब घटाने पर, तो जब इसको इसमें से घटाएंगे तो इस बीच में ऋण का चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो बीच में हमने ऋण का चिन्ह लगाया, तो अब दोनों ऋणात्मक संख्याएं हो गई, तो इसलिए अब दोनों को जोड़कर ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा। तो -2 -1 बराबर -3। अब दूसरे तरह से भी हम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे -1 लिखें, अब जो है दूसरा धनात्मक पूर्णांक 2 लिखें। अब 2 को -1 में से घटावें, क्योंकि अंतर लेना है ना, तो अंतर लेना है इसका मतलब घटाना है। तो 2 को -1 में से घटा रहे हैं, क्योंकि अंतर निकालना है। ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक का अंतर मतलब दूसरा संख्या जो है पहले संख्या से घटाना है, तो बीच में ऋण चिन्ह लगाएंगे। अब यह ऋणात्मक पूर्णांक -1 और यह धनात्मक पूर्णांक 2 है। अब
अंतर ले रहे हैं, इसलिए 2 को जो है ऋण चिन्ह लगा रहे हैं ताकि जो है दोनों का अंतर प्राप्त हो। तो इस रूप में करने से ये दोनों ऋणात्मक हो गया और जोड़ने पर ऋण चिन्ह के साथ लिखा जाएगा, अर्थात -3। तो इस तरह से हम एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक पूर्णांक का अंतर -3 लिखेंगे। अब सी पार्ट भी समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 3 में किसी प्रश्नोत्तरी के 3 उत्तरोत्तर चक्करों में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक -40, 10 शून्य थे और टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक 10 शून्य -40 थे। किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए? क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है? तो पहले हम देखते हैं, एक जो है गोलाकार बड़ा सा दौड़ का मैदान है, उसमें कोई व्यक्ति जो है, एक टीम है ए, उसमें जो भी खिलाड़ी हो, 10 हो, 12 हो, 11 हो, तो ए टीम जो है अर्थात ए टीम के खिलाड़ी जो है अगर चक्कर लगाते हैं तो सभी खिलाड़ियों को एक साथ अंक प्राप्त होते हैं। 3 बार कोई भी चक्कर जो है फाइनल किया जाता है। या आप खेल में कुछ लोग गए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि 3 बार में फाइनल होता है। तो पहले चक्कर में इन्होंने क्या किया, -40 अंक प्राप्त किया ए टीम ने, और दूसरे चक्कर में ए टीम ने 10 अंक प्राप्त किया और तीसरे चक्कर में 0 अंक प्राप्त किया। तो टीम द्वारा कुल अंक जो प्राप्त हुआ उसको हम यहां लिखते हैं। प्रश्न 3 हल। टीम ए द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो इसमें आप देख रहे हैं पहले -40 है तो -40 हो गया, फिर बाद में 10 अंक मिला 10 हो गया, फिर तीसरी बार जो है 0 अंक प्राप्त हुआ। तो कुल अंक मतलब तीनों को जोड़ लीजिए, तो तीनों को जोड़ा जाएगा तो बीच में प्लस चिन्ह आ गया। अब 0 तो जोड़ने पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और यहाँ पर देखा जा रहा है तो ये -40 है, ये +10 है, तो इसका मतलब 10 जो है -40 में से कम कर देंगे। अब ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या में से घटा देते हैं, तो 40 में से 10 घटाएंगे 30 आएगा, 40 में से 10 घटाने से 30 आया। लेकिन यहाँ ऋणात्मक संख्या बड़ी है इसलिए जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लगाया जाता है। तो -40 अर्थात 40 बड़ी संख्या है इसलिए इसका चिन्ह ऋण है, तो हम इसके सामने ऋण चिन्ह लगाते हैं। अब इसके बाद फिर टीम बी द्वारा प्राप्त किए गए अंक, तो ये भी 3 बार दौड़ में, पहली बार में 10 अंक, दूसरी बार में 0 अंक, तीसरी बार में -40 अंक प्राप्त किए। तो इसको भी हम जोड़ते हैं, टीम बी द्वारा प्राप्त अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, टीम बी द्वारा प्राप्त कुल अंक, तो टीम बी द्वारा जो अंक प्राप्त हो रहे हैं उसको हम यहां लिखते हैं। तो देखिए 10 शून्य -40, तो 10 शून्य -40,
अब इसके बाद इन तीनों अंकों को जब जोड़ेंगे तब जो है कुल अंक प्राप्त होगा। तो इसके बीच में हम प्लस लिखते हैं और इसको भी हम जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ रहे हैं तो एक चिन्ह और आ जा रहा है इन दोनों के बीच में, इसलिए यहाँ ऋण चिन्ह के पहले एक कोष्ठ लगा देंगे। अब इसके बाद जो है यहाँ आगे वाला 10 है, उसके बाद वाला +0 है, और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण होता है, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा ऋण होता है। तो इसके बीच में आ गया ऋण चिन्ह और उसके बाद 40। अब यहाँ देखा जा रहा है कि ऋणात्मक संख्या बड़ी है, तो धनात्मक संख्या को ऋणात्मक संख्या में से घटा देंगे, अर्थात 40 में से 10 को घटाएंगे तो 30 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा देते हैं। तो 40 बड़ी संख्या है, इसका चिन्ह जो है ऋण है, तो इसलिए इसके सामने ऋण चिन्ह लगा देते हैं। अब जो है फिर कह रहा है किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए। तो इसमें दोनों टीमों ने जो है समान अंक प्राप्त किया है, तो यहां लिखेंगे दोनों टीमों ने दोनों टीमों दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किया। दोनों टीमों ने समान अंक प्राप्त किया। अब इसके बाद इसमें कह रहा है क्या हम कह सकते हैं कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए पूर्णांकों को किसी भी क्रम में आप जोड़ सकते हैं। जैसे आपका है 3 धन 4, 3 धन 4 बराबर 7, और 4 धन 3 बराबर 7। इसका मतलब 3 में 4 जोड़ते हैं तब भी 7, और 4 में 3 जोड़ते हैं तब भी 7। तो इसका मतलब हम पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 3 में 4 जोड़ने से 7, 4 में 3 जोड़ने से 7, मतलब क्रम बदलने से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब क्या है कि पूर्णांकों को किसी भी क्रम में जोड़ा जा सकता है। तो अब जो है आप चौथा प्रश्न देखेंगे। तो प्रश्न नंबर 4 आप लोग देखेंगे, जिसमें कह रहा है कि -5 प्लस -8 बराबर -8 प्लस डॉट डॉट करके है, मतलब इस पर कौन सा अंक भरा जाएगा। तो पहले हम दोनों पक्षों को हल करते हैं। तो देखिए पहले पक्ष में है -5 और प्लस -8, और दूसरे पक्ष में है -8 और प्लस कोष्ठ में जो है डॉट डॉट करके लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि इधर वाला दोनों, ये तो -5 कोष्ठ से बाहर आएगा तो -5 हो जाएगा, और प्लस माइनस का गुणा होगा तो यहाँ माइनस आएगा, क्योंकि विपरीत चिन्हों का गुणा जो है माइनस होता है। तो यहाँ पर माइनस हुआ और -8, अर्थात -8 हो गया। दूसरे पक्ष में आइए, -8
और प्लस कोष्ट के अंदर डॉट डॉट करके लिख देते हैं। अब इसके पहले वाले पक्ष में -5 -8 है, तो दोनों समान चिन्ह है, तो जोड़ेंगे तो ऋण चिन्ह लिखा जाएगा। दोनों ऋणात्मक है इसलिए जोड़ने पर ऋण आएगा। तो -5 -8, 8 5 13, -13 होगा। और दूसरे साइड में -8 होगा। तो अब देखिए इधर -13 है और दूसरे साइड में -8 है। इसका मतलब कितना माइनस इसमें और जोड़ दें कि जो है -13 आ जाए। तो 8 5 13, इसका मतलब ऋण 5 और जोड़ दें इधर तो कितना हो जाएगा, ऋण 5 अगर जोड़ दें तो 8 5 13 -13 दूसरे वाले पक्ष के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हम इस खाली जगह पर क्या लिखेंगे, -5। अब बीच में प्लस चिन्ह लगा देते हैं, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा होगा माइनस, तो -5 ही होगा। तो -5 -8 जोड़ करके 8 5 13 -13 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस जगह पर हम -5 भरेंगे। अब इसके बाद जो है सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट में है -53 और प्लस डॉट डॉट करके लिखा हुआ है बराबर -53। तो हमको यह देखना है कि इस जगह पर कौन सी संख्या भरी जाए कि -53 उधर वाले के बराबर हो जाए। तो इधर भी -53 है, उधर भी -53 है। इसका मतलब शून्य जोड़ने से कोई अंतर नहीं पड़ता है, इसका मतलब इस जगह पर शून्य भरा जाएगा। तो हम दूसरे वाले पार्ट में यहाँ शून्य भरेंगे। अब इसके बाद तीसरा पार्ट आप देखेंगे। तीसरे पार्ट में दिया हुआ है 17 प्लस डॉट डॉट करके प्लस बराबर शून्य लिखा हुआ है। तो इसका मतलब शून्य तभी आता है जब जितना धनात्मक होता है उतना ऋणात्मक उसमें जुड़ता है, तभी शून्य आता है। तो इसका मतलब यहाँ पर -17 अगर जोड़ा जाएगा तो जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक कट करके समाप्त हो जाएगा, अर्थात शून्य हो जाएगा उधर वाले के बराबर। तो इसका मतलब इस जगह पर -17 भरा जाएगा, क्योंकि शून्य लाने के लिए जितना धनात्मक होता है उतना ऋणात्मक लिख दिया जाता है, अर्थात उसके साथ जोड़ दिया जाता है तो शून्य आ जाता है। अगर ऋणात्मक उतना दिया हुआ है तो उतना धनात्मक उसमें जोड़ देते हैं तो जो वह शून्य आ जाता है। अब इसके बाद आएंगे चौथे क्वेश्चन पर। चौथे में है बड़े कोष्टक में 13 प्लस अगले कोष्ट में -12, फिर कोष्ट बंद करेंगे, बड़ा कोष्ट लगा देंगे, प्लस फिर जो है छोटे कोष्ट के अंदर डॉट डॉट करके रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पर कौन सी संख्या लिखी जाएगी यही ज्ञात करना है। अब बराबर में आप लिखेंगे 13 और प्लस 13 प्लस और बड़े कोष्ट के अंदर छोटे कोष्ट में लिखेंगे -12। तो यहाँ लिखते हैं -12, कोष्ट बंद कर देंगे और प्लस अगले कोष्ट में -7।
फिर कोष्ठ बंद कर देंगे और प्लस करके -7 अगले कोष्ठ में लिखते हैं। अब इसके बाद जो है बड़ा कोष्ठक लगा देंगे। तो इस तरह से आपका इस प्रश्न में दिया हुआ है चौथे पार्ट में। अब इस खाली वाली जगह पर अर्थात इस जगह पर आपको कौन सी संख्या भरनी है यही ज्ञात करना है। तो दोनों पक्षों को हल करते हैं। इस साइड में जो है धन और ऋण का गुणा, तो पहले बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं। इसके अंदर 13 और प्लस माइनस का गुणा माइनस, तो -12 हुआ। तो यहाँ लिखेंगे -12। अब बड़ा कोष्ठ लगा देते हैं, फिर लिखते हैं प्लस, यहाँ कोष्ठ के अंदर डॉट डॉट, क्योंकि जो संख्या भरनी है वही ज्ञात करना है। अब इस साइड में आइए, दूसरे पक्ष में यहाँ 13 है और इस जगह पर छोटा कोष्ठ हटाएंगे तो प्लस बड़े कोष्ठ के अंदर जो है -12 और यह धन ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण हो जाएगा, तो यहाँ होगा -7, तो -7 हो जाएगा। अब कोष्ठ बंद कर देंगे। अब यहाँ पर देखा जा रहा है इस साइड में 13 में से 12 घटाने पर कितना प्राप्त हो रहा है? 1 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ बड़े कोष्ठ में 1 हो गया, प्लस इधर कोष्ठ में जो है डॉट डॉट कर देते हैं। अब उस साइड में देखिएगा 13 और प्लस बड़े कोष्ठ के अंदर -12 -7 जोड़ के -19 हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे -19। अब कोष्ठ बंद कर देते हैं। अब इसके बाद बड़ा कोष्ठ खत्म करते हैं, तो इसको हम सीधे +1 लिख देंगे, अर्थात 1 लिख देंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। और प्लस फिर कोष्ठ के अंदर डॉट डॉट करके लिख दे रहे हैं। अब इस साइड में देखिए 13 धनात्मक है और इसके दूसरे पक्ष में क्या है? ऋणात्मक 19 है, तो धन ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा। तो 13 और ऋण 19। अब जो है आप देखेंगे बगल साइड में आपको दिखा देते हैं, यहाँ 1 प्लस अगले कोष्ठ में डॉट डॉट बराबर दूसरे साइड में जो है 13 को 19 में से घटाएंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो है बड़ी है, तो 6 बचेगा। तो ऋण 6, क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह लिखते हैं, तो इसलिए हो जाएगा ऋण 6। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ ऋण 6 लाने के लिए इस साइड में यहाँ कितना रखा जाए। तो ऋण 7 अगर लिखते हैं तो धनात्मक 1 उसमें से कम हो जाएगा, तो ऋण 6 बचेगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? ऋण 7। ऋण 7 लिखने पर धनात्मक 1 उसमें से घट जाएगा और जो है -6 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें यहाँ पर भरना है -7 भरना है। अब इसके बाद जो है हम 5वें पार्ट पर आते हैं। तो 5वें पार्ट में आप देखेंगे कोष्ठ में लिखा हुआ है माइनस, कोष्ठ में -4 और प्लस बड़े कोष्ठ के अंदर 15 और प्लस छोटे कोष्ठ में -3 और बड़ा कोष्ठ बंद कर देंगे, बराबर बड़े कोष्ठ के अंदर -4 और +15
फिर कोष्ठ बंद कर देंगे, उसके बाद प्लस चिन्ह है और डॉट डॉट करके लिख देते हैं। तो अब यहां पर देखा जा रहा है कि इस जगह पर कौन सी संख्या भरी जाए। तो इधर वाले पदों को हल करिए और इधर वाले पदों को हल करिए। तो इधर -4 कोष्ठ से बाहर भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके आगे कोई संख्या नहीं है, तो -4 हो गया। और यहाँ पर प्लस चिन्ह है बड़े कोष्ठ के अंदर, 15 प्लस और माइनस का गुणा हुआ तो माइनस हुआ, तो इसको -3 लिखेंगे। तो 15 और इसके जगह पर -3, कोष्ठ बंद कर देंगे। अब अगले पक्ष में -4 को 15 में से घटा देंगे तो कितना बचेगा, 11, अर्थात धनात्मक रूप में 11। तो कोष्ठ के अंदर लिखेंगे 11। अब कोष्ठ बंद कर देते हैं, प्लस डॉट डॉट करके इसको लिख देंगे। अब इसमें देखा जा रहा है कि बड़े कोष्ठ के अंदर 15 -3, तो इसको घटा देंगे, 12 आ जाएगा। तो इधर लिखेंगे यहाँ पहले -4 प्लस कोष्ठ के अंदर, इसको जब घटाएंगे 15 में से 3 घटेगा 12, कोष्ठ बंद कर देंगे, बराबर इधर। अब इसको कोष्ठ से बाहर निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 11 प्लस डॉट डॉट। अब इधर वाला प्लस, दोनों प्लस है, गुणा होगा तो प्लस ही होगा, तो इसका मतलब +12 लिख सकते हैं। तो -4 प्लस 12 बराबर 11 प्लस डॉट डॉट करके लिख देते हैं। अब इसके बाद जो है -4 को 12 में से घटा देते हैं तो 8 आ जाएगा, 8 बराबर 11 प्लस डॉट डॉट करके लिख देते हैं। अब देखिए इधर 8 है, तो यहाँ कोई ऋणात्मक संख्या भरी जाएगी तभी इधर वाला मान प्राप्त होगा, क्योंकि इधर 11 धनात्मक है। तो 8 3 11, तो 3 को अगर यहाँ घटावें तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ भरा जाएगा -3, -3 भरा जाएगा। तो इसी पर जो है ये अध्याय समाप्त हुआ। अब आप लोग प्रश्नावली ये समाप्त हो गई 1.1, अब 1.2 आप लोग देखेंगे।